हाँ जी दोस्तों, स्वागत आप सबका कंपनी लॉ की पहली क्लास में। सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपनी लॉ की पहली क्लास में आप सबका एक बार फिर स्वागत। बहुत कष्ट हुआ होगा आपको इस पहली क्लास तक पहुंचने में, लेकिन दोस्तों आपके कष्ट का आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जितनी भी बातें आप लिखेंगे, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, प्रैक्टिकल पेपर्स को डेली रिवाइज करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कंपनी लॉ को अगर आप डेली रिवाइज कर लेंगे तो आपको कंपनी लॉ याद नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लॉ के बारे में लोग गलत फहमी पाल कर बैठे होते हैं कि विशेषकर कंपनी लॉ के सेक्शंस और कंपनी लॉ के प्रोविजंस इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें तो रटना पड़ जाता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आप आज की क्लास में कराया हुआ सामान आज ही रिवाइज कर लेंगे तो आपको कंपनी लॉ अपने आप आपके मन और मस्तिष्क में समाता हुआ दिखेगा। So if you revise your content of company law daily, whatever is done in the class, there would be no need to actually take a remembrance of these things. कुछ याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आपने इनडायरेक्ट टैक्स, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स और अदर लॉज, उनकी आपने नोटबुक बनाई है, बिल्कुल उसी प्रकार कंपनी लॉ की भी प्रॉपर नोटबुक बनाइएगा। हर लेक्चर में जितनी भी क्लास नोट्स हैं वो मैं अभी लिखूंगा, आप भी उसको लिखेंगे। हर क्लास में जितने सेक्शंस कवर होंगे उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम साथ साथ करेंगे। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं है कि हमने जैसे चैप्टर फिनिश करा, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स, तो आज हमने चैप्टर खत्म करा तो फिर आने वाले किसी और दिन हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर डिपॉजिट फॉर एग्जांपल सेक्शन 73 से लेकर 76A तक है तो हम पहले पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, नहीं। सेक्शन 73 करने के बाद 73 के क्वेश्चन, 74 करने के बाद 74 के क्वेश्चंस। आप सब लोग आज इस कंपनी लॉ की पहली क्लास में बैठे हैं। आज कंपनी लॉ की क्लास में हमें सेक्शन 1 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा प्रिलिमिनरी कुछ बातें हैं उसको कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद हम सेक्शन 1 तक पहुंचेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर कंपनी लॉ की पहली क्लास में। लेट अस स्टार्ट राइटिंग कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, आसिफ भाई को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आसिफ? चेक करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। तो ठीक है दोस्तों, yes, so let us start writing Companies Act 2013। देखिए, किसी भी टेक्निकल बात में पढ़ने से पहले सेक्शन 2 कहता है कि कंपनी ये है, लॉर्ड जस्टिस लिंडले कहते हैं कि कंपनी ये है, प्रोफेसर मार्शल ने अपनी इकोनॉमिक्स की किताब में कंपनी के बारे में क्या लिखा, और हमारा स्टडी मटेरियल कंपनी के बारे में क्या लिखता है। ये सारी बातें अभी करने का समय नहीं आया। बिल्कुल पहली मुलाकात का पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, तो थोड़ा मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करिएगा या मुझे अपने साथ साथ चलाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आप आगे जाएंगे ना मैं आगे जाऊंगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोगों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन करा है वो सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको नजर आ रहा है उसे आप नोट करते जाएं, बाकी सब कुछ समझ आ जाएगा अपने आप। तो वी आर राइटिंग इंट्रोडक्शन राइट ऑफ कंपनी लॉ। सबसे पहला पॉइंट, ये कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन है, कंपनी लॉ की पहली क्लास का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी आप सेक्शन 1 तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिएगा। हाँ जी दोस्तों, पॉइंट 1,
लिखिएगा, व्हेन वी कमेंस अ बिजनेस, व्हेन वी कमेंस अ बिजनेस, जब हम एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, व्हेन वी कमेंस अ बिजनेस, कॉमा, it can be done, when we commence a business, it can be done either alone or in partnership with others, or in partnership with others. बहुत ध्यान से फोकस करके लिखिएगा। अपने सिर पर कंपनी लॉ के 470 सेक्शंस का बोझ रखकर और समझकर अगर आप लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या नहीं समझना है कि 470 सेक्शंस हैं, कैसे खत्म होगा, इतना लंबा कंटेंट है, कैसे हम समझ पाएंगे, सब भूल जाइए आप प्लीज। हमने लिखा व्हेन वी कमेंस अ बिजनेस इट कैन बी डन आइदर अलोन, या तो ये अकेले किया जा सकता है, और इन पार्टनरशिप विद अदर्स। सो सिंपल, राइट? बड़ी प्यारी सी लाइन है कि कारोबार जो हमें करना होगा या तो हम अकेले कर पाएंगे या किसी के साथ कर पाएंगे। सिंपल। चलिए पॉइंट 2, इफ वी आर डूइंग बिजनेस, if we are doing business in partnership with others, if we are doing business in partnership with others, comma, we need to decide structure, we need to decide structure of our business, we need to decide structure of our business, comma, whether we wish to register, whether we wish to register our association, whether we wish to register our association as a partnership, as a partnership or a company. अब देखिए आप, अगर आप अपना बिजनेस अकेले कर रहे हैं तो ठीक है, बात खत्म, हमने उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे किसी के साथ मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हैं। क्या आप अपने व्यापार को, अपनी एसोसिएशन को, अपने ग्रुप को, अपने लोगों को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ पार्टनरशिप या फिर एज अ कंपनी? ये हमारा जो ग्रुप बना, 4 लोगों ने मिलकर व्यापार करने का सोचा, 3 लोगों ने मिलकर व्यापार करने का सोचा, 2 लोगों ने मिलकर व्यापार करने का सोचा, बिल्कुल बेसिक आइडिया से समझने की कोशिश करिएगा। लोगों को लगता है कि हर व्यापार कंपनी होता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं तो आपकी चॉइस है कि आप अपने बिजनेस को या तो पार्टनरशिप के नियमों के हिसाब से चलाएं या फिर कंपनी के नियमों के हिसाब से। पॉइंट नंबर 2 मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। पॉइंट नंबर 3, partnership and company both have
their own legal rules. Partnership and company both have their own legal rules under different acts. So, we need to decide which laws या which law is comfortable and suitable for our business. अब इस लाइन पर 2 मिनट चर्चा करनी जरूरी है. दीपांशु पूछ रहे हैं आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करा दिया. नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसके बाद नेगोशिएबल ही होना है. हां जी, जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा. पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के हैव देयर ओन लीगल रूल्स अंडर डिफरेंट एक्ट्स. डिफरेंट एक्ट्स कौन कौन से हैं आपको पता होगा. एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है कंपनीज एक्ट 2013, और एक तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. जी दोस्तों, आप फाइनल में हो या इंटर में हो, फिलहाल ये क्लास आप सबके लिए रेलेवेंट है. पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ये 3 अलग अलग कानून हैं हमारे देश में पार्टनरशिप के लिए और कंपनियों के लिए. मुझे उम्मीद है आप लिख चुके होंगे, मैं थोड़ा फ्रेम में आना चाहता हूं. दोस्तों देखिए, जब आपका ग्रुप बना और आपके ग्रुप में जो 4-5 व्यापारी लोग हैं वो मिलकर फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल यूनिट खोलना चाहते हैं, कपड़े का काम शुरू करना चाहते हैं. अब वो काम मैन्युफैक्चर करके बेचना भी हो सकता है और वो खरीद के बेचना भी हो सकता है. आप 4 लोगों ने मिलकर कपड़े बेचने का सोचा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचा. हम लोग 4-5 लोग मिलकर पहले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, कपड़ा बनाएंगे अपनी फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद भारत भर में उसे और विदेशों में उसे बेचेंगे. ठीक है भाई, 2 मिनट आपके जरूर लगेंगे, लेकिन बिल्कुल छप जाएगा दिमाग पर. प्लीज मुझे समय दीजिए अपना. तो आप 4 लोग मिलकर जो व्यापार कर रहे हैं, आप 4 पार्टनर मिलकर जो कारोबार कर रहे हैं, आप चारों ने मिलकर जो फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री को चलाने के नियम कानूनन आपकी चॉइस है कि आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 आप अपने ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आप अपने ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं. अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो नियम लगेंगे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के, कैश की हैंडलिंग के, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने के, फर्म अगर बंद हो गई तो हिसाब सेटल कैसे होगा उसके, वो कहां लिखे होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. उनको आप पढ़ लीजिए. आप मतलब वो 4 लोग जो व्यापारी हैं, और रोजाना की जिंदगी में कैपिटल कैसे आएगी, प्रॉफिट कैसे बटेगा,
कंपनी बंद हो, ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी तो कैसे हिसाब होगा, इसके नियम कंपनीज एक्ट में जो लिखे हैं वो पढ़ लीजिए। आपको जिसके नियम आसान लगते हो उसे अपना लीजिए, बात खत्म। मैं यहां पर पार्टनरशिप की बुराई और कंपनियों के फायदे गिनाने नहीं आया दोस्तों। जनरली कंपनी लॉ की पहली क्लास में यही होता है कि हम पार्टनरशिप को विलेन बना देते हैं और कंपनी को हीरो बना देते हैं। हम पार्टनरशिप की कमियां गिनाते हैं और दिखाते हैं कि देखो पार्टनरशिप की इन 1000 कमियों की वजह से एक देवता ने जन्म लिया हमारे हिंदुस्तान में और उस देवता का नाम है देवी कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतनी ही बुरी है हिंदुस्तान में पार्टनरशिप तो फिर लोग क्यों करते हैं? अगर इतनी ही गलत है पार्टनरशिप तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्यों जिंदा है आज भी? दोस्तों, अलग अलग डिजाइन है आपके अपने बिजनेस चलाने के, अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। तो अगर आपको लगता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में प्रॉफिट बांटने के नियम अच्छे हैं तो कंपनी खोल लीजिए। अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रॉफिट बांटने के नियम अच्छे हैं तो पार्टनरशिप खोल लीजिए। समझे सर? हम आइए जरा आगे लिखें कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन अलग अलग कानूनों से रन होती हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, once decided, we need to register our business with appropriate authority, which are as follows. A, अगर आपने पार्टनरशिप रजिस्टर करानी है तो आपको कहां जाना है? ROF में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है तो आपने कहां जाना है? ROC के पास। What is the heading of these point? Nandini, this is introduction. कंपनी अगर आपको रजिस्टर करानी है तो हमें कहां पर जाना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सी, अगर आपको LLP रजिस्टर करानी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपको रजिस्टर करानी है तो भी आपको जाना होगा ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है दोस्तों, देखिए पार्टनरशिप, कंपनी और LLP, ये 3 बड़े नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में दिखाए थे। जब हम अपना व्यापार शुरू करते हैं तो हमें ये चूज करना पड़ता है कि हम इनमें से कौन से स्ट्रक्चर को अपना साथी बनाना चाहते हैं। सो इफ वी डिसाइड टू रन अ पार्टनरशिप as per Partnership Act, so we need to go to Registrar of Firms for the registration. Else we need to go to Company Registrar, Registrar of Companies, ROC. इनके पास जाकर हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 5, देखिए अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। हमें यहां पर कोई फायदे नुकसान नहीं अभी समझने, लेकिन बस मेजर जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद कंपनी लॉ सेक्शन 1 शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे कि अचानक से हम नहीं भाग सकते ऑन सेक्शंस। हाँ जी दोस्तों, क्लियर हो गई जी बात? पक्का? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा, पार्टनरशिप
and company have their own advantages and disadvantages and can be differentiated on several points. बहुत अंतर भी हैं दोनों में, on several points. Partnership and company have their own advantages and disadvantages. दोनों के दोस्तों अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं, और दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट करा जा सकता है. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं किसके बीच में? पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में. सम ऑफ विच आर एज फॉलोज. अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा. मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी में खराब करवाऊं, लेकिन दोस्तों इतनी बेसिक बातें भी कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आती. किताबों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए. अगर आपके इंस्टीट्यूट की किताब के पहले चैप्टर में ये वाली हेडिंग नहीं है तो क्या हो गया, मेरी क्लास में कर लीजिए. 2 लाइनें एक्स्ट्रा ही तो लिखनी है. कंपनी क्या होती है वो तो बड़ा आसान है समझना. कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ. सेक्शन 2 क्लॉज 20 या सबसेक्शन 20 में ये लिखा है. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील. इन सब बातों में अभी कुछ नहीं रखा. कैसे जंप कर जाऊं इन बातों पर? ठीक है, बिल्कुल टॉपिक पे आप रहें, बिल्कुल चिंता ना करें. चैप्टर कब खत्म होगा, कोर्स कब खत्म होगा, कंपनी लॉ कब खत्म होगा, आपके इम्तिहान से पहले सब कुछ आपके दिमाग में भर दूंगा मैं. आप बेफिक्र रहिए. पार्टनरशिप और कंपनी में दोस्तों होने को बहुत अंतर है. मैं यहां पर एक लंबी लिस्ट 50-60 पॉइंट्स की बना सकता हूं, लेकिन हमारा विषय पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी नहीं है. हमें कंपनी लॉ समझना है. तो ऐसे कौन से मेजर डिफरेंस हैं जिनकी वजह से कोई व्यापारी ये सिलेक्ट करेगा, व्हाई शुड आई गो फॉर पार्टनरशिप एंड व्हाई शुड आई गो फॉर कंपनी. इफ वी नीड टू कमेंस आवर बिजनेस, हमें सोचना पड़ेगा ना कि कंपनी खोलूं या पार्टनरशिप खोलूं, क्या एक्चुअली फर्क क्या है. एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान नहीं समझता दोनों में फर्क क्या है. तो आइए दोनों के पहले फर्क समझते हैं और फिर उसके बाद हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे. अब देखिएगा, पार्टनरशिप और कंपनी. ठीक है, मेजर जो डिफरेंस है. सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ध्यान से समझिएगा. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इधर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ. हां जी दोस्तों, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी लॉ. जो पहला डिफरेंस है उस पर ध्यान दें. डेडलाइन के बारे में सवाल का उत्तर मैं अलग से विशेष आपको दूंगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए. डेडलाइन की चिंता में कहीं टॉपिक ना मिस हो जाए.
भाई मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि आप और मैं दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप खोल ली, आप और मैं दोनों मिलकर व्यापार करने लगे। आपकी दुकान और मेरी दुकान दोनों बगल बगल में थी। हमने क्या करा कि हम दोनों की दुकान के बीच में जो एक दीवार थी वो तोड़ दी और आपका और मेरा शोरूम मर्ज करके हम मिलकर कारोबार करने लगे। अब अगर हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी कोई फर्क नहीं है, अपना हिसाब शाम को बांट लेते हैं, अपनी जिंदगी सुकून में चल रही है। ये पार्टनरशिप है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में लगती है और उस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फॉर एग्जांपल जो शॉप्स हैं, ट्रेड फेयर लगती है एक दिल्ली में, इफ यू रिमेंबर, तो जो शॉप्स है मान लीजिए वो उनका किराया बहुत महंगा है, तो सपोज करिए कि 50,000 रुपए का किराया है, विच वन पर्टिकुलर ट्रेडर कैन नॉट अफोर्ड। तो एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को कहा, देख अपन मिलके ले लेते हैं ये वाला ना स्टॉल, 50,000 रुपए 25 तो दे दियो, 25 में दे दूंगा। मिलकर अपना वहां पर स्टोर लगा देते हैं, स्टॉल लगा देते हैं, दुकान लगा देते हैं। तू मेंस वियर के कपड़े बेचता है, मैं विमेंस वियर के कपड़े बेचता हूं, दोनों मिलके फैमिली वियर का शोरूम या स्टॉल या काउंटर ट्रेड फेयर में लगा देते हैं। ये पार्टनरशिप। यकीन मानिए साझेदारी टेम्परेरी भी हो सकती है। साझेदारी में रजिस्ट्रेशन कराने की फॉर्मेलिटी कानून में नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा सरकार सलूक नहीं करेगी कि चलो जेल चलो, तुमने अब मिलकर व्यापार करा और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, महापाप हो गया तुमसे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ यू विश टू हैव अ काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल पार्टनरशिप, यूं ही मिलकर कारोबार कर रहे थे, नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, नहीं कराया, ऐसी कौन सी आफत है, तो कोई जेल जुर्माना नहीं है, दैट्स ओके। तो अब मेरी लाइन पर ध्यान से सुनिएगा, मेरी लाइन समझिएगा। इफ यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स, टेस्ट द वाटर्स मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर का साथ आपका बिजनेस जमेगा कि नहीं जमेगा, आप ये खोलो पार्टनरशिप, कंपनी नहीं खोलने का। अगर आप अभी उस स्टेज में हैं जहां पर आप सिर्फ जज करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा हमारे साथ मिलकर कारोबार हम करेंगे, तो पता नहीं how will it go about, so don't open company, you cannot test the waters there। थोड़ी देर बाद अभी पढ़ेंगे, कंपनी खुल जाती है तो फिर उसे हम बंद नहीं कर पाते इतनी आसानी से। पार्टनरशिप में कुछ रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है नहीं, जब जी चाहे खोल लिया, जब जी चाहा बंद कर दिया। तो इफ यू वांट टू टेस्ट द वाटर्स, टेस्ट द वाटर्स मतलब जांच करना चाहते हैं आप, तो फिर आप पार्टनरशिप खोलिए। समझ आया आपको दोस्तों? this discussion is quite necessary before understanding what is company and what are the features of company। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2। हो सकता है आपका समय आपको लगने लगे कि खराब हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। पेपर वाले दिन आपकी नींव बहुत मजबूत होगी, कोई चीज आपको जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2 देखिए आप। पॉइंट नंबर 2, पार्टनरशिप can have maximum 50 persons, maximum 50 persons। Central government can increase this limit up to 100। क्या मतलब? हाँ जी दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, पहली क्लास में आखिरी क्लास की चिंता मत करिएगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखिए आपने क्या लिखना है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50 पर्सन्स। क्या पूछ रहे हैं पवन? हाँ जी,
पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा साझेदार आपने जोड़ने की कोशिश करी। पूरे के पूरे शहर को, कॉलोनी को, गांव को आपने अपने व्यापार में जोड़ने की कोशिश करी। तू भी मेरा साझेदार बन जा, तू भी मेरा साझेदार बन जा, तू भी मेरा साझेदार बन जा, तू भी मेरा साझेदार बन जा। तो दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करोगे तो जो आपकी सीमाएं हैं, जो आपकी लिमिट है, वो क्या है? मैक्सिमम 50। सर ये कहां लिखा है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनी लॉ के सेक्शन 464 में 464 में ये छपा है कि पार्टनरशिप में मैक्स टू मैक्स कितने लोग हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको 50 तक लोग चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर कोई फर्क नहीं है कि आप ये वाले मतलब कंपनी खोल लीजिए या ये वाला पार्टनरशिप खोल लीजिए। पॉइंट नंबर 2, company can have maximum 200 members in private company। वो अभी टाइप में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। एंड अनलिमिटेड मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। देखिए भाई, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, एवरीथिंग आई विल कवर। ओके, सो डू नॉट वरी एट ऑल। तो 200 लोग तक होता है प्राइवेट कंपनी में, जिनका नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, कभी सुना हुआ आपने। और अनलिमिटेड मेंबर होता है पब्लिक कंपनी में, जिनका नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। कुछ के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, कुछ के आगे लिमिटेड लिखा होता है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, तो वहां पर कितना भी मेंबर हो सकता है, पक्का। बट पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड या हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, so it can have maximum 200 people only। I'm not talking about employees, I'm talking about owners, partners। ठीक है, जिन लोगों के साथ हिस्सेदारी करिए, जिन लोगों के साथ साझेदारी करिए हमने। तो क्लियर हो गया आप? तो अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत सारे पार्टनर्स बनाने हैं, आपको एक वास्ट मेजॉरिटी अपने बिजनेस में रखनी है, हम कर्मचारियों को काउंट नहीं कर रहे दोस्तों। पार्टनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, मतलब ओनर्स, मतलब हिस्सेदार, मतलब व्यापार में व्यापारी। अगर आपको बहुत सारे रखने हैं तो फिर यू ओपन कंपनी, एंड इफ यू आर हैप्पी विद लिमिटेड नंबर यू कैन हैव पार्टनरशिप, इट्स अप टू यू। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, मैंने अभी जस्ट कहा था कि पार्टनरशिप और कंपनी में होने को 50 से ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं अगर हम लिखने के लिए बैठे तो। इनकम टैक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंस, जीएसटी के रिस्पेक्टिव डिफरेंस, रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्टिव डिफरेंस, ओपनिंग, क्लोजिंग और रनिंग के हिसाब से डिफरेंस, जाने कितने डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर वो डिफरेंस लिख रहा हूं जो मुख्य हैं, मेजर हैं, जिनसे आपको कंपनी की यूटिलिटी नजर आएगी, जिनसे आपकी आंखों में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर मेरे को ये फीचर्स चाहिए तो पार्टनरशिप खोल लेता हूं, मेरे को ये फीचर्स चाहिए तो चल मैं कंपनी खोल लेता हूं। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, partnership has no limit on the liability of partners। देखिए, पार्टनरशिप फर्म वाले कॉलम में हम पार्टनर वर्ड यूज कर रहे हैं और कंपनी वाले में हम मेंबर वर्ड यूज कर रहे हैं, बट दोनों एक ही हैं, दोनों मालिकों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पक्का। शेयर होल्डर और मेंबर फिलहाल एक ही चीज होती है, आप ये समझकर चलिए। पार्टनरशिप हैज नो लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। Their liability is limited their liability is not limited, unlimited, and they are personally liable। They are personally liable for debts of the business।
आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा फोकस करके समझिएगा। हाँ जी, रूपम कुमारी पूछ रही है लिमिट अभी भी 50 है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पार्टनरशिप हैज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड दे आर पर्सनली लाइबल फॉर डेट्स ऑफ द बिजनेस। पता है आपको ये क्या है? ये एक ऐसा कलंक है जो पार्टनरशिप के ऊपर लगा हुआ है, और ये एक ऐसी बुराई है जिसको लोग जानते हैं फिर भी पार्टनरशिप ओपन कर लेते हैं। पलक गुप्ता पूछ रही है पार्टनरशिप में एलएलपी भी एज अ बिजनेस फॉर्म आएगा? नहीं 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 पलक जी, जब पार्टनरशिप बोलते हैं तो सिर्फ पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो एक तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टनरशिप के भी फायदे हैं, कंपनी के भी फायदे हैं। पहले आप ये समझिए ये क्या है। हम अभी पार्टनरशिप का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं हल्का सा ये समझा देता हूं आपको, यही तो एक बड़ा पॉइंट है। सपोज करिए कि 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया और उसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में करा लिया। हमने कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कराई। कंपनी वर्ड बहुत बड़ा है, ऐसे हर बिजनेस को कंपनी नहीं कहते दोस्तों। हर आदमी अपने व्यापार को कंपनी बोलता है। हां मैं कंपनी जा रहा हूं, अरे तू कंपनी जा रहा है, तूने कंपनी खोली भी है। सोल प्रोप्राइटर भी अपने बिजनेस को कंपनी बोलते हैं। बोलने से क्या है? पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहे हैं हम, ये वाला। तो अगर आपने ये वाली पार्टनरशिप खोल ली और इस पार्टनरशिप में मान लो पूरी पार्टनरशिप का जो बिजनेस चल रहा है उसमें एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा। पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले लिया, पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस हो गए, पार्टनरशिप फर्म की फैक्ट्री में आग लग गई, दुकान में चोरी हो गई, कुछ कुल मिलाकर एसेट हो गई जी कम और लायबिलिटी हो गई ज्यादा। तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार है, जो पैसा मांगेंगे अपना, वो इन पार्टनर्स के घर तक आ जाएंगे और ये पार्टनर्स कहेंगे साहब हमारे बिजनेस में तो अब पैसा ही कहां है, एसेट कहां है, हम कहां से दें पैसा। तो क्रेडिटर्स क्या कहेंगे? ये जो तुम अपने बंगले में रहते हो इसको बेच दो, ये जो बड़ी सी गाड़ी तुम्हारी पार्किंग में खड़ी है ये क्या कर रही है, बेचो इसे। ये जो गहने तुम्हारे घर में और लाकरों में सुरक्षित रखे हैं फटाफट बेचो इन्हें, हमारे पैसे लौटाओ। पार्टनर कहेंगे भाई वो तो हमारे पर्सनल एसेट्स हैं, उसे बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए क्यों यूज करूं। क्रेडिटर्स कहेंगे हमें ज्यादा हिंदी मत समझाओ, हमें हमारा पैसा लौटाओ। पार्टनरशिप फर्म ने जिस ऑर्गेनाइजेशन से उधार माल खरीदा, पार्टनरशिप फर्म ने जहां जहां के पैसे लौटाने हैं उन सबको पैसे अपनी पर्सनल एसेट से चुकाने पड़ते हैं। यह है यहां पर खतरनाक बुराई, बस ये लोगों को समझ नहीं आती। पार्टनरशिप में एक्चुअली पेपर वर्क बहुत कम होता है, तो इसलिए पार्टनरशिप में जो पेपर वर्क कम होता है इसलिए लोग पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं, लोगों को सिंपल लगता है। लेकिन लोगों को यह नहीं समझ आता। हां देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है, अगर तुम्हारे बिजनेस में ज्यादा लायबिलिटीज कभी होती नहीं, वो जो हम दोनों की दुकान अगल बगल में थी, वो जो कुछ दिनों की हमें साझेदारी करनी थी, वो जो कुछ समय तक हमें मिलकर कारोबार करना था, टेस्ट द वाटर्स करना था, तो यही बढ़िया है क्योंकि उसमें ज्यादा लायबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन हमें सीमेंट का प्लांट लगाना है, सोचो कई करोड़ों रुपए का, तो फिर ये ठीक नहीं है ना, फिर तो यही ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखिए, कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है if assets of the business fall short to pay the liabilities
कॉमा पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर्स आर नॉट लायबल। समझ आ रहा है ना आप सबको? देखिए, किसी भी पल आपको ऐसा लगे ना कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी, इसमें आप नया क्या समझा रहे हो, तो इस बात को तुरंत अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना। जरूर क्लास में कुछ नयापन आपको मिलेगा, जरूर क्लास में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले नहीं सुना था या आपको पहले नहीं पता था। क्लास हमेशा नई होती है और हर क्लास नई होती है। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये एक बड़ा फीचर है जिसकी वजह से लोग कंपनी खोलने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं अभी बीच में रोक कर आपको दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां हैं आज और हिंदुस्तान में कितने जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। यह थोड़ा सा डिफरेंस की टेबल बना लें, फिर देख लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जैक्ट फिगर, अभी मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा। मैं अंदाजन आपको बताता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस, 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस जीएसटी पे करते हैं, मतलब वो बिजनेस रजिस्टर्ड है। 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस के पास जीएसटी नंबर है, मतलब 1 करोड़ रजिस्टर्ड व्यापारी हैं देश में, मानते हो? और उस 1 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं हमारे देश में, जिन्होंने जीएसटी नंबर सरकार से ले रखा है, उनमें से केवल 15 लाख अंदाजन बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज करा है कंपनी का। तो सोचिए 15 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख मतलब 1 करोड़, 15%। बाकी 85% बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला चुना है, या तो वो अकेले हैं, प्रोप्राइटरशिप है, या फिर वो ये है, पार्टनरशिप है। ऐसा क्यों है भाई कि केवल 15 लाख लोगों ने ये चुना? क्योंकि इसमें झंझट बहुत है कंपनी खोलने में। सोचो, कंपनी लॉ इतना बड़ा है और कंपनी लॉ में कंप्लायंस इतने ज्यादा हैं और कंपनी लॉ में नियम कायदे इतने ज्यादा हैं कि हमारी एक अलग क्लास कंपनी लॉ पे चल रही है और बाकी सारे अदर लॉ एक ही क्लास में निकल लेते हैं। ठीक है, रोहन कह रहे हैं अगर रिलायंस डूब गया देन मुकेश अंबानी विल नॉट बी पर्सनली लायबल। कोई भी कंपनी जिसके नाम में या तो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, वो ये है। कोई भी कंपनी अगर डूबती है तो उसके चलाने वाले, उसके शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होते दोस्तों। वो तो जो लोग गिरफ्तार होते आपको दिखाई देते हैं ना, कि विजय माल्या के पीछे पुलिस पड़ी है, भारत सरकार उसे अरेस्ट करके भारत लाएंगी, या फिर किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स के पीछे पुलिस पड़ी है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उसको कैच करने की कोशिश करी जा रही है, वो उनके द्वारा करे गए फ्रॉड की वजह से। एक लंबी लिस्ट है दोस्तों उन कंपनियों की जिन कंपनियों के लायबिलिटी ज्यादा हैं और वो इंसॉल्वेंट हो रही हैं। क्या उन सब में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं। तो सर, जिन लोगों ने लोन दिया था इस वाली कंपनी को वो तो डूब जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करें? सॉरी, बैंक ने अगर कंपनी को पैसे दिए और कंपनी डूब गई तो कंपनी चलाने वाले लोगों के घर वालों से पैसे नहीं लिए जा सकते, उनकी पर्सनल एसेट नहीं ली जा सकती, उनकी पर्सनल एसेट सुरक्षित है। ये एक बड़ा फीचर है जो शायद अभी भारत के लोगों को पूरी तरीके से समझ नहीं आया और लोग यहीं पर चिपके बैठे हैं अभी। देखिए, अगर आपका व्यापार काफी छोटा है, ना ज्यादा एसेट है ना ज्यादा लायबिलिटी, तो बात अलग है, फिर तो आप यही खोलिए। लेकिन जैसे जैसे आपके व्यापार में लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे आपके व्यापार में हो सकता है कि पैसों की लायबिलिटी बढ़ जाए और उसे चुकाने में दर्द महसूस होने लगे आपको, तो ये खोल लीजिए। कल को नहीं पे कर पाए तो झंझट नहीं, घर के जेवर तो सुरक्षित है, आपका अपना बंगला तो सुरक्षित है, आपकी अपनी गाड़ी तो सुरक्षित है, आप अपने आप में तो सुरक्षित हैं। सुना होगा आपने किसी ना किसी परिवार के बारे में
कि पहले तो उन पे बहुत पैसा था, बहुत अमीर थे, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी, बड़ी संपत्ति थी साहब, अब तो न जाने क्या हुआ, ऐसा व्यापार बर्बाद हुआ, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, अब तो पैसा बिल्कुल नहीं रहा उन पर। क्यों भाई? अगर उनका व्यापार बर्बाद हुआ तो उनका शोरूम, उनकी फैक्ट्री, उनका बिजनेस, उनकी दुकान बिक गए, समझ लिया मैंने, चलो ठीक है। उनका बंगला क्यों बिका भाई? क्योंकि वो ये खोल कर बैठे थे, यकीन मानिए मेरी बात। काश ऐसा होता कि वो ये खोल कर बैठे होते और उनके बिजनेस की कील कील तक बिक जाती, तब भी उनके बंगले में लगे हुए हीरे सुरक्षित रहते। कोई आपके बंगले पर हाथ नहीं उठा सकता अगर आपने ये खोला है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें ये खोलना चाहिए। हमें तो 4 कागज कम लगते हैं तो हमें लगता है कि यही बहुत बढ़िया है, हम यही रजिस्टर कर जाते हैं। और फिर जब बड़ा सा लोन पार्टनरशिप के ऊपर आता है और बिजनेस चुका नहीं पाता तो पार्टनर को अपने बंगले बेचकर उसे पे करना पड़ता है। यह है समस्या। प्लीज समझने की कोशिश करिए। जड़ यह है कंपनी लॉ की। यहां पर कंपनी लॉ में पर्सनल एसेट चार्जेबल नहीं होती, लायबल नहीं होती, और पार्टनरशिप में पर्सनल एसेट चार्जेबल होती है। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए पॉइंट नंबर 4। इन पार्टनरशिप, if one partner is unable to pay his contribution the same shall be borne by other partners. In partnership, if one partner is unable to pay his contribution, the same shall be borne by other partners. ये देखिए आप, इसको म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। 4 पार्टनर्स में से आपने सुना होगा पार्टनरशिप के, आप तो अकाउंटेंसी के लोग हैं, पार्टनरशिप के कई कॉन्सेप्ट्स, वो कई पार्टनरशिप के अकाउंट्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राम, रहीम और रॉबर्ट 3 पार्टनर थे, उसमें से रॉबर्ट जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब राम और रहीम बचे हैं, तो रॉबर्ट जो पैसे नहीं दे पाया वो राम और रहीम को भरने पड़ते हैं। ये हालात है यहां पर। तो बंगला बिकेगा नहीं तो क्या होगा आप बताइए? मतलब अपने गोलगप्पे के तो पैसे दो ही, दूसरा जो गोलगप्पे खा रहा है उसके पैसे भी हम ही दें। हालत देखो आप। सो सिंपल। इफ यू हैव अ लुक हियर कि एक पार्टनर अपनी जिम्मेदारी के पैसे तो देगा ही देगा घर बेचकर। हालात देखिए साहब कि अगर दूसरा पार्टनर पैसे नहीं दे पा रहा, अगर दूसरा पार्टनर पैसे नहीं दे पा रहा तो मतलब हम अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। कैसी मोहब्बत है साहब, ये बस समझ नहीं आती व्यापारियों को। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये थोड़े से महंगे प्रोफेशन हैं। इनकी सर्विसेज थोड़ी क्लासिक जरूर हैं, वो महंगी जरूर है लेकिन क्लासिक है। व्यापारी चाहता है कि इनके आंगन में ना जाना पड़े, इनके साइन की जरूरत ना पड़े, यूं ही काम हो जाए बिना रजिस्ट्रेशन के, इसलिए लोग इधर आ जाते हैं। एक सवाल आया है कि डायरेक्टर के पास जो कैश है वो भी लायबल नहीं है। जी हां, वो भी लायबल नहीं है, कुछ लायबल नहीं है। डायरेक्टर की पर्सनल खाते में जो पैसे हैं वो, डायरेक्टर की तिजोरी में जो पैसे रखे हैं वो, डायरेक्टर का अपना जो भी है वो कुछ लायबल नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट। अदालत में ये साबित हो गया कि आप धोखाधड़ी करते हैं, आप फ्रॉड करते हैं, तो देखिए तो नहीं बचेंगे आप, तो कुछ और हो जाएगा। प्रोवाइडेड एवरीबडी इज ऑनेस्ट, योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज सेफ। ठीक है, यहां पर लिखिए इन कंपनी लिखिएगा इन कंपनी
there is no concept of mutual agency. There is no concept of mutual agency. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है म्यूचुअल एजेंसी का, फुल स्टॉप. Every member is liable to pay his own share only. सिर्फ अपना हिस्सा उसका पेमेंट करने का जिम्मेदारी है, किसी दूसरे का नहीं. रोहन का सवाल है, व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी? दुर्भाग्य उनका रोहन, बात सही है, मैं समझ रहा हूं तुम क्या पूछ रहे हो कि भाई अगर क्रेडिटर्स कंपनी की एसेट से पैसे अपने नहीं निकाल पाए, कंपनी की एसेट कम बढ़ गई, तो डायरेक्टर की पर्सनल तो हम छू नहीं सकते, तो क्रेडिटर तो बर्बाद हो जाएंगे. ऐसे क्रेडिटर्स को तो पैसे नहीं मिल पाएंगे. हाँ, नहीं मिल पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते. रविजीत सिंह कह रहे हैं अगर कंपनी हमने जानबूझ के लॉस में दिखा दी, जब बैलेंस शीट बनाई तो क्या होगा? तो फ्रॉड हो गया ना. अगर आपके खिलाफ यह साबित हो गया कि आपने जानबूझकर लॉस दिखाया है, कंपनी के पैसे को धीरे धीरे कॉर्नर कर लिया, आपने छिपा लिया कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, फिर तो फ्रॉड हो जाएगा. पुलिस और प्रशासन, सरकार, ईडी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सब आपको ऐसी सजाएं देंगे, युगों युगों तक आप याद रखेंगे. प्लीज ये मानकर चलिए कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है. ऑल राइट. So in company there's no concept of mutual agency. Every member is liable to pay his own share only. That's a big difference, right? All right, Anand. Clear हो गया जी? Point number 4. This is a major reason. Fine. Unlimited liability और दूसरा personal liability, no mutual agency. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, इन पार्टनरशिप देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन. There is no perpetual succession. It means if a partner dies or takes exit, new deed has to be created. And the same should be registered. With the registrar. पार्टनरशिप में क्या नहीं होता? परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता. मतलब जिंदगी भर पार्टनरशिप यूं ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता. अभी सवाल का जवाब देता हूं निशांत. तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता का क्या मतलब? अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर चला जाता है मरने की वजह से या वॉलंटरी एग्जिट लेने की वजह से या हम उसे निकाल दें किसी वजह से, तो पुरानी पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट खत्म. अब नई पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, नई डीड बनती है. बताओ, इतना पेपर वर्क करना पड़ता है. कंपनियों में ऐसा कुछ नहीं भाई. कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, कोई जिए कोई मरे, कंपनी अपनी यूं ही सुरक्षित चलती है. किसी के आने जाने का कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपना मेमोरेंडम नहीं बदलती बार बार शेयर होल्डर के चेंज होने पर. देखिए, इन कंपनी perpetual succession is present. Perpetual succession is present, full stop.
shares held by a person move to his successor automatically and company continues to exist. There is no impact of entry and exit of members on company. हाँ जी, इस लाइन को लिखिए आप। Vianand, no, the class would not be available forever. The class will be available only during its live session. आप नोट करिए, मैं निशांत का क्वेश्चन पढ़ लूं। अगर पार्टनरशिप में लोन ले लिया बहुत सारा, तो अगर हम लायबिलिटी लिमिटेड करवाना चाहें तो उसको कंपनी में कन्वर्ट करवाने के बाद लिमिटेड हो जाएगी। पार्टनरशिप कंपनी के रूप में कन्वर्ट एज सच जो है दोस्तों नहीं होती। पार्टनरशिप आपको डिसॉल्व करनी होगी और आपको कंपनी नई रजिस्टर करानी पड़ेगी। अगर कंपनी में 3 पार्टनर हैं और एक इंसॉल्वेंट हुआ तो होल कंपनी के क्रेडिटर्स कौन सेट ऑफ करेगा? नहीं, अगर 3 पार्टनर्स हैं कंपनी में तो कंपनी की एसेट कितनी है उसका टोटल आप चेक करिए। जो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसे तो निकाल के फेंक दीजिए। ये जो 2 बचे, इन 2 को भी यश अपनी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं देना। बैलेंस शीट पता लगाओ कितनी एसेट है, उनमें से पेमेंट करनी है। अगर कंपनी, हाँ तो आपका क्वेश्चन तो हो गया। पलक कह रही है बट क्रेडिटर्स कैन प्रोसीड अगेंस्ट कंपनी। एग्जैक्टली, पलक का सवाल है कि क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ केस करेंगे। हाँ, कंपनी के खिलाफ केस करें, बिल्कुल करें। कंपनी की जो एसेट है वो बेचवा दें, हमने बेच दी। कंपनी की जो एसेट है उनको बेचकर पैसे मिले तो उनको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो बात खत्म, नमस्ते। यही तो हो रहा है परेशानी कि कंपनियों के केस में जो कम एसेट्स बचती हैं फिर उसमें कम पैसा मिलता है, तो किसको पहले दें किसको बाद में दें, किसको दें किसको ना दें, यही एक कलेश है। प्रयागराज कह रहे हैं, प्रयागराज का सवाल अच्छा है, वो कह रहे हैं लेकिन जब आप डिसॉल्व करोगे कंपनी को तो सारी लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कहां से पे करें? सॉरी, राइट ऑफ कर दो, खत्म, नमस्ते, कुछ नहीं है, बाय। कंपनी को बंद करते समय, कंपनी, पार्टनरशिप नहीं, कंपनी को बंद करते समय अगर कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो जिन लोगों ने कंपनी खोली या जो लोग चला रहे थे या जो लोग मेंबर्स हैं, जो लोग डायरेक्टर, उनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना डियर। कंपनी के क्रेडिटर्स को समझौता करना पड़ेगा, उन्हें मायूसी मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता। यश कह रहा है अगर कंपनी के क्रेडिटर घर आ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, उनके घर आने से आप लायबिल नहीं हो जाते। उन्हें बिठाओ, समझाओ और भेज दो। क्लियर हो गई जी बात? चलिए अगला पॉइंट, यहां तक समझ आ गया ना? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पार्टनरशिप रिक्वायर्स no audit of accounts। पार्टनरशिप में कोई ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ठीक? कंपनी रिक्वायर्स कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स by chartered accountant।
देखिए दोस्तों, सुनिधि कह रहे हैं, अच्छा पॉइंट नंबर 6 है ये। ओके भाई ओके। हाँ जी, सुनिधि क्या कह रहे हैं, हार्दिक कंपनी डिसॉल्व हो गई तो गुडविल किस काम की? वो तो खैर चलो, क्या है कि बड़ी बड़ी गुडविल वाली कंपनियां भी डिसॉल्व हो गई हमारे देश में, तो हमारे देश में क्या दुनिया में भी। भाई ये क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑडिट बहुत तरीके के होते हैं। टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरम ऑडिट। होने को ऑडिट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लीज समझिए कि वो जो बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं वो अलग अलग ओकेजन्स पर लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इनकम टैक्स में आपका टर्नओवर लिमिट के पार चला जाए तो आईटीआर भरने से पहले भी एक ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट। वो मैं यहां पर क्यों समझाऊं, वो इनकम टैक्स में आएगा। वो तो प्रोप्राइटरशिप का टर्नओवर पार हो जाए तो उसका भी कराना पड़ जाएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं, जीरो टर्नओवर पॉइंट पर, मान लो आपके बिजनेस का टर्नओवर जीरो है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट जीरो है, हम कह रहे हैं महा लॉस में डूबी हुई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो अगर आप पार्टनरशिप में, तो आप तो छूटे हुए हैं, ऑडिट नहीं करानी आपको, चाहे आपका बिजनेस कितने भी करोड़ का हो, चाहे आपका बिजनेस कितने भी जीरो का हो। कंपनी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोटी हो बड़ी हो, टर्नओवर हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, कुछ भी हो जी, ऑडिट कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी, हर हाल में हर हाल में हर हाल में। ठीक है जी। रोहन जी पूछ रहे हैं, मुकेश अंबानी होल्डिंग लेस देन 51% इन रिलायंस, ही विल बी ओनली द पार्ट ओनर। जिसके पास जितने शेयर होते हैं रोहन, वो उतने परसेंट का मालिक होता है। बाई चांस कभी क्लास मिस हो जाए, मेल करके मिल जाएगी। नहीं नहीं प्रिया, सीएमए फाइनल की क्लास है, इंट्रोडक्शन इज कॉमन इन एवरी कोर्स, सीएस ऑडिट ऑफ अकाउंट्स नहीं करता। नहीं राजेश जी। पलक पूछ रहे हैं, डिस्क्रेशन ऑफ पार्टनर मींस, डिस्क्रेशन ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर की मर्जी, उनकी मर्जी पर होता है कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी। एनीवेज, ये समझ आया जी आपको। यहां पर ऑडिट नहीं होता पार्टनरशिप में, वहां पर ऑडिट कंपलसरी होता है, कराना ही पड़ता है, कुछ भी कर लो कंपलसरी कराना है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस of filing documents with the registrar of firm are quite nominal. प्रोसीजरल कंप्लायंस का मतलब होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पेपर वर्क करना होगा, जो पेपर्स जमा करने होंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हर साल, वो बहुत नॉमिनल है, वो बहुत कम है। लेकिन कंपनी में प्रोसीजरल कंप्लायंसेस आर कंपैरेटिवली more in companies than partnership। ठीक है, यहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट हमें जमा करने होते हैं, यहां पर कम डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। जी पलक, पार्टनरशिप में अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो पार्टनर्स की मर्जी से हो रहा है, कराना है तो कराइए, नहीं कराना तो नहीं कराइए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई ये बात? पक्का? पॉइंट नंबर 7 समझ आ गया?
डिफरेंस होने को बहुत हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 लिखिए। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग अ पार्टनरशिप is comparatively low. Cost of managing company will be comparatively higher. भाई जितने ज्यादा कंप्लायंस उतने ज्यादा महंगा। भाई आप सोचो, हर बार कंपनियों में पेपर्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करना पड़ता है कि देखो भाई सरकार, हमने ना नया डायरेक्टर रख लिया, हमने ये मीटिंग कर ली, हमने ये डिसीजन ले लिया, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा जाती है। और अगर पार्टनरशिप है और आपको बार बार सरकार को इन्फॉर्म करना ही नहीं है, कोई कंप्लायंस बार बार करना ही नहीं है, कोई ज्यादा पेपर वर्क करना ही नहीं है, तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होने का। भाई जितने फॉर्म भरोगे उतने बार CA, CS, CMA के साइन लगेंगे। कंपनी लॉ में जितने भी कम्युनिकेशन हम सरकार को करते हैं उसमें नीचे सर्टिफिकेशन लगना होता है, वो तीनों का लग जाता है, चार्टर्ड का भी, कंपनी सेक्रेटरी का भी, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं कि बार बार आपने सरकार को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। लिखिएगा, क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप कैन बी डन easily upon discretion of partners। जब पार्टनर चाहे पार्टनरशिप बंद कर दें, 15 मिनट लगते हैं बंद करने में, ठीक है। लेकिन क्लोजर ऑफ कंपनी requires approval of authorities। मैं 2 अथॉरिटीज के नाम लिख रहा हूं, हम आगे बढ़कर सीखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी का अप्रूवल कब लेना होता है। देखिए, मैं दोबारा आपको यह भी याद दिला दूं कि डिफरेंस होने को और भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो डिफरेंस लिख रहे हैं जो स्ट्राइकिंग है, जो बड़े हैं, जिनसे हमें कंपनी समझ आएगी। आपने लिखा कि अगर पार्टनरशिप क्लोज करनी हो, कैन बी डन इजीली अपॉन डिस्क्रेशन ऑफ पार्टनर्स। बस पार्टनर्स की मर्जी चाहिए, जिस समय मर्जी मिल जाएगी तो पार्टनरशिप जो है बंद हो जाएगी। लेकिन कंपनी को आपने बंद करना हो तो कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, और कुछ केसेस में एक अदालत है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, विशेष अदालत है, उसका आपको अप्रूवल लेना है। मतलब आप सोचिए, कंपनी खुल जाए तो बंद करना मुश्किल, इसलिए लोग कंपनी नहीं खोलते। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम कंपनी की तरफ नहीं जाते। क्लियर हो गई जी बात आपको? पार्टनरशिप इधर और कंपनी इधर, पक्का? चलिए, तो ये वो डिफरेंसेस थे दोस्तों जो पार्टनरशिप और कंपनी में थे। मैं फिर बता रहा हूं आपको, होने को बहुत है कि यहां ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट नहीं है, यहां ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है। ये पार्टनरशिप जो है वो अपने शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती, कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेच सकती है। ऐसे होने को बहुत अंतर है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल सिंपल बातें मैंने आपको बताई जो मेजर थी और जरूरी थी। तो हमने 9 अंतर लिखे दोस्तों, और ये 9 डिफरेंस जो हमने लिखे वो पॉइंट नंबर 5 के अंदर चल रहे थे। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये डिफरेंस चल रहे थे। अब पॉइंट नंबर 6 लिखना शुरू कर दीजिए। प्लीज याद रखिए, पॉइंट नंबर 5 हम कर रहे थे
और पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको एज फॉलोज करके डिफरेंस लिखवाए थे। अब वो डिफरेंस पूरे हो गए। अब पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे इंट्रोडक्शन का। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, so it is clear that so it is clear that so it is clear that every company is a business, but every business is not company. But every business is not company. It can be proprietorship और पार्टनरशिप। मेरी लाइन ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपनी is a business, but every business is not a company. हाँ जी, यस पीपल, ये लाइन बड़ी कीमती है। हर कंपनी एक व्यापार है, लेकिन हर व्यापार कंपनी नहीं है। इस लाइन को लिखिए, फिर मैं और समझाऊं आपको। होता क्या है ना कि हमारे चारों तरफ जितने भी बिजनेसेस चल रहे होते हैं, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग भी हो सकती है, कॉरपोरेट टावर, गुरुग्राम या नोएडा या चंडीगढ़ का, पुणे का, मुंबई का, या वो बगल में जो पुश कार्ट वेंडर है, ठेले वाला, वो भी व्यापारी ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो बड़ी सी बिल्डिंग है कांच वाली, वो तो कंपनी है, और वो जो छोटा सा पुशकार्ट वेंडर है, ठेले वाला, वो प्रोपराइटरशिप है। तो ऐसे देखकर आप नहीं पता लगा सकते कि दुकान का साइज देखकर आप डिसाइड करने लगे कि वो प्रोपराइटरशिप है या कंपनी है। हर बिजनेस कंपनी नहीं होता। आम बोलचाल की भाषा में तो हर आदमी अपने बिजनेस को कंपनी कहता है। कहने से क्या है, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि वो कंपनी है या पार्टनरशिप, आप उस बिजनेस का पैन नंबर देखिए जी, इनकम टैक्स वाला पैन। अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो पैन नंबर का चौथा कैरेक्टर होगा पी फॉर पर्सन, प्रोप्राइटर। अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है तो चौथा लेटर होगा एफ, एफ फॉर फर्म। और अगर वो कंपनी है तो उसका चौथा कैरेक्टर होगा सी फॉर कंपनी। कोई आपसे कहे ना कि हमारी तो कंपनी है, कहना जरा पेन नंबर भेजो, पेन नंबर में चौथा लेटर है पी। फिर आप उसको पूछो, तू तो कह रहा था तेरी कंपनी है, इसमें तो पी लिखा है। समझे आप क्या पूछ रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ना पॉइंट नंबर 7 जैसा है। पॉइंट नंबर 7 में आपने देखा कि पार्टनरशिप में कंप्लायंस कम है, तो उसको संभालने की कॉस्ट भी कम है, इस कंपैरेटिवली लो। और कंपनी में कंप्लायंस ज्यादा है, तो फिर उसके अंदर कंप्लायंस ज्यादा होने की वजह से उसका पैसा भी ज्यादा है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, हर बिजनेस जो आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, हर बिजनेस कंपनी नहीं है। राइट, पॉइंट नंबर 7। If we wish to find out whether a business is company or not,
अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई बिजनेस, इफ वी विश टू फाइंड आउट वेदर अ बिजनेस इज कंपनी और नॉट, कॉमा, वी मस्ट हैव अ लुक एट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. Issued by registrar of companies. We must have a look at the registration certificate issued by registrar of companies. Or we must have a look at name of business which should end with limited or private limited. Or we should have a look at the fourth character of PAN. Permanent account number. Which should be C. In case of company. हाँ जी दोस्तों, नोट करिए ऐसे. जी जी जी, क्लास होगी आज सारी. नहीं प्रिया, नोट्स आप खुद लिखो, प्लीज लिखो, अच्छा लगेगा. ऋतिक का सवाल है जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं एंड में वो फॉरेन कंपनी होते हैं. नहीं, कितनी सारी भारतीय कंपनी है जिन्होंने इंडिया वर्ड लगा रखा है. बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. खैर, ये लाइन देखिए आप. जब कोई आपका पड़ोसी व्यापारी, जब कोई आपके सामने ये चिल्लाए कि साहब जी मैं तो कंपनी हूं, ठीक है, तो कहना चला दिखा तेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा. वो बोले सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहना अच्छा तेरा नाम बता, तेरे बिजनेस का नाम क्या है. उसके आगे या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए या लिमिटेड लिखा होना चाहिए. वो आपको नाम भी ना बताए तो कहना जरा पैन कार्ड दिखा, पैन कार्ड. पैन कार्ड पे चौथा अक्षर सी होना चाहिए, तभी वो कंपनी होगी. ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता. हर व्यापार दोस्तों कंपनी नहीं होता. ये इस पॉइंट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप पता कैसे लगा सकते हो कि कोई बिजनेस कंपनी है या कंपनी नहीं है. प्रोपराइटर में या पर्सन में P, फर्म में F, कंपनी में C, बाकी और भी है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में H है, ट्रस्ट में T है, लेकिन उसका हमें क्या करना. समझ आया आपको? बिल्कुल क्लैरिटी आई कॉन्सेप्ट की, पक्का. अब इसके आगे इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ. इसके आगे अगली मुलाकात में लिखेंगे. आपको आज के होमवर्क में यह काम करना है, प्लीज करिएगा कि अपने चारों तरफ जितने भी आपको घर में, ऑफिस में, अपने स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स में, जहां भी आप जाएं, रैपर और बॉक्सेस को, जो पैकिंग के बॉक्स और पैकिंग की रैपिंग है, उसको देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू का बॉटल है, उस पे देखिए किसने मैन्युफैक्चर करा है, किसने इसको ब्रांड करा, किसने इसको बेचा. कोई नमकीन का पैकेट है, उसके ऊपर देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है. कोई आपने स्टेशनरी खरीदी, उस पे कंपनी का नाम देखिए क्या है. तो जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा है वही कंपनी है, बाकी कंपनियां नहीं है. तो किसी के कह देने से कोई कंपनी नहीं हो जाता और किसी के मान लेने से कोई कंपनी नहीं बन जाता.
ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है बात। हमने आज के मुलाकात में कंपनी और पार्टनरशिप में बड़े अंतर समझे। इससे हमें महसूस हुआ कि शायद कंपनी हमारे फायदे की चीज है। जो आज हमारा सपना था हम नहीं देख पाए कि हम कंपनी कितनी है देश में, वो आज देखें, और टोटल बिजनेस देश में कितने वो हम देखें। तो अगली मुलाकात में वो देखेंगे सबसे पहले, और इस पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 से इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाएंगे। अगली मुलाकात में यकीनन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल राइट फ्रेंड्स, thank you so much. God bless you. Goodbye.